Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter number 15, that is some natural phenomena from class 8 science textbook. Some natural phenomena. So, आप ये बताइए कि क्या हो सकते हैं नेचुरल फिनोमिनास। आप सोचिए कि नेचुरल फिनोमिनास हम किसे बोल सकते हैं। देखिए, नेचुरल फिनोमिनास वो फिनोमिनास होते हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसपे आप कुछ कर नहीं सकते, वो नेचर ही जो फिनोमिनास है वो परफॉर्म करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट और भी बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास हैं जो नेचर हमें बताती है कि हाँ, दिखाती है कि ये सब फिनोमिनास हैं, सब नेचुरल फिनोमिनास, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग क्यों होती है, कैसे होती है, थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें नहीं करने हैं अगर हम किसी नेचुरल फिनोमिना को फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। लाइटनिंग इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, बट उसमें कौन सी साइंस यूज होती है, क्या साइंटिफिक चीज़ें उसमें यूज होती हैं जिससे हमें पता चला कि लाइटनिंग का रीज़न क्या है, क्यों लाइटनिंग होती है, या थंडरस्टॉर्म के बिहाइंड क्या रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये हम इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी करेंगे। मतलब नेचुरल फिनोमिना को साइंटिफिकली मिक्स करके हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आते हैं अपने सबसे पहले नेचुरल फिनोमिना पे, दैट इज लाइटनिंग। सबसे पहला हमारा जो नेचुरल फिनोमिना है दैट इज लाइटनिंग। इट इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल। लाइटनिंग आपने देखा है, बिजली जब कड़कती है तो क्या होता है, इट इज अ लाइटनिंग स्पार्क ऑन ए ह्यूज स्केल। बहुत बड़े स्केल पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है। मैं आपको बताती हूँ, आपने देखा होगा जब कभी हवा बहुत तेजी से चलती है या बहुत से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, तो उसमें से स्पार्क निकलती है। दैट्स ऑल्सो यू कैन कॉल इट ए लाइटनिंग। ठीक है। सेकेंडली, आपके घर में एक सॉकेट लगा है, ठीक है, उसमें आप कोई वायर डाल रहे हो, अगर वायर लूज है तो क्या होगा, एक स्पार्क निकलेगी अगर स्विच ऑन है। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड लाइटनिंग। सो अगर हम नेचुरली बात करें, ये तो स्मॉल स्केल पे लाइटनिंग होती है। अगर हम नेचुरली बात करें तो लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, इट इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल, बिकॉज पूरे आसमान में लाइटनिंग हो रही है। यहाँ तो क्या हो रहा है, एक छोटे से प्लग के अंदर लाइटनिंग हो रही है। वी कैन नॉट कॉल इट ए नेचुरल फिनोमिना। बट जब नेचुरल फिनोमिना क्या है कि नेचर इन्वॉल्व है, स्काई इन्वॉल्व है, ठीक है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचर। सेकेंडली, स्काई बहुत बड़ा है, सो इट्स ऑन द ह्यूज स्केल। सो लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज लाइटनिंग, तो यू कैन से दैट लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं द रीजन क्यों होती है लाइटनिंग। यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो क्यों होती है लाइटनिंग। सो इट इज कॉज्ड बाय द accumulation ऑफ द चार्जेस इन द क्लाउड्स। इट इज कॉज्ड बाय द accumulation ऑफ द चार्जेस इन द क्लाउड्स। चार्जेस जब बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं क्लाउड्स के अंदर, तो वो लाइटनिंग कॉज करते हैं। तो यहां आप एक वर्ड पढ़ रहे होंगे, चार्जेस। ठीक है, एक्यूमुलेशन का आपको मतलब पता है, क्लाउड्स का आपको मतलब पता है, बट चार्जेस कि बादलों में कैसे चार्जेस आ सकते हैं और चार्जेस होते क्या हैं, तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू काइंड्स और टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके इंटरैक्शन के बारे में एंड देयर इंटरैक्शन। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बताते कैसे, यहाँ पे मैंने चार तरह के चार मतलब टाइप पेयर्स में चार्जेस लिखे हुए हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो इनका एक ही मतलब। देखिए, अगर सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो कभी भी
अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि वो सेम कैटेगरी के हैं, तो वो एक दूसरे से मतलब उनके सिमिलर थॉट्स हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आप ऐसे सोच लीजिए, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इनका जो इंटरैक्शन होगा वो क्या होगा, दे विल रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव, ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट चार्ज है, तो ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। कहने का ये मतलब है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जब वो एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ चार्जेस आपको ये बताने का मतलब था कि कईयों को चार्जेस के बारे में नॉलेज नहीं होती है, सो उसके एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है। बट लाइटनिंग का रीजन क्या है, क्यों लाइटनिंग होती है, इट इज कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस इन द क्लाउड्स। जब चार्जेस पूरे एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्लाउड्स में तो लाइटनिंग होती है। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा लाइटनिंग इट इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल, बहुत बड़े अमाउंट, बहुत बड़े स्केल पे लाइटनिंग होती है, इट इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। सेकेंड, क्यों होती है, क्योंकि क्लाउड्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं चार्जेस। अब चार्जेस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो आते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर। एक यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, एक टर्म आपकी बुक में गिवन है, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। सो अब हमें पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं या इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें होती है, उसमें चार्जेस होंगे तभी करंट पास होता है। किसी चीज में चार्ज होगा तभी उसमें से करंट पास करेगा, अदरवाइज पास नहीं करेगा। सो आपको ये चीज पता कैसे चलेगी कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। सो साइंटिस्ट ने एक डिवाइस डिस्कवर करी जिससे ये पता चल सके कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट और नॉट। गेटिंग माय पॉइंट। साइंटिस्ट ने एक डिवाइस डिस्कवर करी जिससे ये पता चले कि द ऑब्जेक्ट इज चार्ज ऑब्जेक्ट और नॉट। सो उस डिवाइस का क्या नाम था, उस डिवाइस का नाम था इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम था, इलेक्ट्रोस्कोप। अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। whether the object is carrying charge or not is called as electroscope. This device is known as इलेक्ट्रोस्कोप। सो आपसे कोई पूछे कि आप कैसे बता सकते हो, कौन सी डिवाइस का, क्या डिवाइस का नाम है जो आपको बता सकती है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट और नॉट, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्कोप। द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज गिवन इन योर बुक इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एक बॉडी से, एक बॉडी, वन बॉडी, जैसे ये ब्लैक मार्कर है, दिस समझ लीजिए दिस इज फुल ऑफ, इट इज अ चार्ज बॉडी, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। अब मैं चाहती हूं कि मैं इस ब्लैक मार्कर से ब्लू मार्कर के अंदर चार्जेस थोड़े ट्रांसफर कर दूं, इसमें थोड़े चार्जेस कम है, ठीक है। तो कैसे होगा ट्रांसफर ऑफ द चार्ज, समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए charged object to another through a metal conductor। एक चार्ज्ड बॉडी से या ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज्ड, अगर हमने बॉडी में चार्जेस भेजने हैं या ट्रांसफर करने हैं तो वो कैसे होंगे, थ्रू अ मेटल कंडक्टर। थ्रू अ मेटल कंडक्टर। व्हाई मेटल कंडक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि आपको ये तो पता चल गया, अगर एक हमने चार्जेस को ट्रांसफर करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, तो किससे का ट्रांसफर कर सकते हैं, मेटल कंडक्टर के थ्रू। बट व्हाई मेटल कंडक्टर, व्हाई मेटल कंडक्टर। हम लिक्विड भी ले सकते थे, गैस भी ले सकते थे, हम नॉन मेटल भी ले सकते थे। व्हाई मेटल कंडक्टर, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
Metal is a good conductor of electricity. Metal is a good conductor of electricity. That's why we are using here a metal conductor. अगर एक नॉन मेटल को आप यूज करेंगे एज अ कंडक्टर तो वो चार्जेस ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ही नहीं, उसमें से चार्जेस ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे. सो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग that's why we are using a metal conductor for the transfer of the charges from a charged object to a less charged object. सो आपको ये पता चला. अब हम दो चीजें और रिवाइज करते हैं हमने जो भी नहीं पढ़ी. वन इज द इलेक्ट्रोस्कोप. अगर आपसे ये कोई ये पूछे कि कैसे टेस्ट करेंगे कि ये बॉडी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो डिवाइस का नाम आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए हम हमें ये पता चल सकता है कि वेदर द बॉडी इज अ चार्ज्ड बॉडी और नॉट. सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ चार्ज. अगर हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने हैं चार्ज, इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर करने हैं तो कैसे करेंगे? थ्रू अ मेटल कंडक्टर. थ्रू अ मेटल कंडक्टर. अगर आपसे कोई पूछे व्हाई मेटल कंडक्टर, व्हाई वी आर यूजिंग अ मेटल कंडक्टर, तो आप बोल सकते हैं मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उससे इजीली चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मेटल एज अ कंडक्टर इन ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्जेस. सो आई होप लाइटनिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा. एक टर्म आपकी बुक में गिवन है, दैट इज अर्थिंग. अर्थिंग क्या होती है? अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा कि अगर हमने एक बॉडी से, एक चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने हैं चार्जेस, सो कैसे कर सकते हैं? थ्रू अ मेटल कंडक्टर. बट एक चार्ज्ड बॉडी से अगर हमने चार्जेस अर्थ में ट्रांसफ़र करने हैं तो क्या करेंगे? तो क्या होगा? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग. क्या बोलते हैं? अर्थिंग. The process of transferring of the charge from a charged object to earth. अगर हमें एक charged object या charged body से ट्रांसफर करने हैं चार्जेस अर्थ में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? उस प्रोसेस को बोलेंगे आप अर्थिंग. अब आते हैं हम लाइटनिंग सेफ्टी के ऊपर कि लाइटनिंग सेफ्टी क्या होती है. बढ़ते हैं. During lightning and thunderstorm, no open place is safe. कोई भी लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म हो रही होती है तो कोई भी ओपन प्लेस पहली बात तो सेफ है ही नहीं. ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फिर सेफ प्लेस है. अगर ओपन प्लेस, कोई भी ओपन जगह, कोई भी ओपन फील्ड आपके लिए सेफ नहीं है तो क्या सेफ है? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस. कोई भी घर या कोई भी बिल्डिंग आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ है ड्यूरिंग लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म. आपको जब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हो रही हो तो आपको किसी भी ओपन प्लेस पे नहीं होना है, आपको घर में होना है या किसी बिल्डिंग में होना है. इफ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम तो आपका घर बहुत दूर होगा. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो क्या होगा? यू आर इन अ व्हीकल. तो आपने क्या करना है? इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार और बाय अ बस, ठीक है, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार और बाय अ बस, you are safe inside windows and doors of the vehicles shut. आप व्हीकल के अंदर सेफ हैं, ठीक है, और आपको अपने जो विंडोज और डोर्स हैं उनको बंद करके रखना है ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म. ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म प्लीज अवॉइड द ओपन प्लेसेस, बी इन योर हाउसेस. अगर आपको थंडरस्टॉर्म सुनाई दी गया है, पहला थंडरस्टॉर्म, तो आप सबसे पहले एक सेफ प्लेस ढूंढिए, कोई घर अपने आसपास ढूंढिए, उसमें जाइए. इफ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू अ कार और अ बस, सो उसको आप अपने विंडोज और डोर्स को शट कर लीजिए ताकि आप पे लाइटनिंग का कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़ सके. ठीक है, सो अ पॉइंट डूज एंड डोंट्स इज गिवन इन योर बुक ड्यूरिंग आर थंडरस्टॉर्म. ठीक है, थंडरस्टॉर्म में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपकी बुक में गिवन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आउटसाइड योर होम, तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. इट्स गिवन इन योर बुक ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म में आपको क्या करना है? अवॉइड ओपन व्हीकल्स.
खुली व्हीकल्स जैसे कार, जिप्सीज एंड ऑल, आजकल बहुत सारी एक्टिवाज, मोटरसाइकिल्स, ये बहुत सारी ऐसी ओपन व्हीकल्स आते हैं, तो आपको ये अवॉइड करना है। जैसे कि मैंने आपको लाइटनिंग में भी बताया था कि आपने ओपन प्लेसेस अवॉइड करने हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ द थंडरस्टॉर्म आपको ओपन व्हीकल्स अवॉइड करने हैं, अवॉइड ओपन प्लेसेस, आपने ओपन प्लेसेस अवॉइड करने हैं। डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के ऊपर आपने देखा होगा ना, इतना सा एक लोहे का टिप बना होता है, वो लाइटनिंग के को क्या करता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर आपको लाइटनिंग आपके ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। सो डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला। ठीक है, आपको कभी भी लाइटनिंग के, थंडरस्टॉर्म के दौरान अम्ब्रेला कैरी नहीं करना है, ओपन प्लेसेस को अवॉइड करना है, ओपन व्हीकल्स को अवॉइड करना है, अम्ब्रेला लेके नहीं जाना है। रेन हो रही हो तब आपको अम्ब्रेला लेके जाना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कैरी एन अम्ब्रेला इन केस ऑफ थंडरस्टॉर्म। स्टे अवे फ्रॉम द ट्रीज। ट्रीज में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, चार्ज बॉडीज होती हैं, तो वो थंडरस्टॉर्म के साथ क्या होती है, जब थंडरस्टॉर्म ट्री पे पड़ता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन शो होता है। जब वो अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, थंडरस्टॉर्म ट्री पे पड़ेगी, और अगर आप ट्री के नीचे हैं तो वो आपके ऊपर भी आ सकती है। सो स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज। पोल्स, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ऑब्वियसली वो एक चार्ज बॉडी है, और थंडरस्टॉर्म इज ऑल्सो अ चार्ज बॉडी, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। सो स्टे अवे फ्रॉम पोल्स। स्टे अवे फ्रॉम द मेटल ऑब्जेक्ट्स। मेटल ऑब्जेक्ट्स से आपको दूर रहना है। डू नॉट लाई ऑन दी ग्राउंड। ग्राउंड पे आपको लेटना नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वाट मारना है। स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड। अपनी नीज को, अपनी जो एल्बोज है उसको नीज पे ऐसे रख लो और अपना हेड डाउन कर लो, मतलब बिल्कुल आप छोटे एक साइज के बन जाओगे, तो थंडरस्टॉर्म का इम्पैक्ट आप पे नहीं होगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हमें ऐसे कौन से मेजर्स इनसाइड द हाउस लेने चाहिए जब अर्थक्वेक या जब थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो रही हो। मान लीजिए अगर आप घर में हैं तो आपको कौन से ऐसे मेजर्स को फॉलो करना है कि आप पे थंडरस्टॉर्म का या आप पे लाइटनिंग का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। सबसे पहले आप अगर घर में हैं इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस आपको डूज एंड डोंट्स पता चल गए कि आपको क्या करना है। अवॉइड ओपन प्लेसेस, अवॉइड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिक पोल्स और एनी काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, और अवॉइड ओपन फील्ड्स, अवॉइड ओपन मशीनरीज, अवॉइड ओपन व्हीकल्स, एंड डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ शेल्टर अंडर द ट्री, और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इनसाइड द हाउस आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं। Lightning can strike telephone cords, electric wires and metal pipes. So avoid making contact with the telephone calls which are having the cords or the wires. आपको उन relatives को भी फोन नहीं मिलाना है अपने। देखिए, आपको पहली बात तो अगर आपके घर में टेलीफोन है जिनकी वायर्स हैं तो आपको उनसे कोई कॉल नहीं मिलाना है। ठीक है, कोई भी अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर है उससे कोई कांटेक्ट नहीं बनाना है। अगर मेटल पाइप है उससे कोई कांटेक्ट नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल, सेकंड, यूज मोबाइल फोन्स। अगर आपके पास मोबाइल फोन है और अगर आप जिसे नंबर मिला रहे हो उसके पास टेलीफोन वाला फोन है तो आपको वो भी नहीं करना है। इन केस ऑफ द थंडरिंग प्लीज अवॉइड मेकिंग एनी काइंड ऑफ द फोन कॉल्स। आप मोबाइल फोन यूज कर सकते हो। मान लो मेरे पास मोबाइल फोन है और मेरे रिलेटिव के पास भी मोबाइल फोन है, देन इट्स ओके, आप दोनों को फोन कर सकते हो। बट लेकिन मान लीजिए मेरे पास मोबाइल फोन है बट मेरे रिलेटिव को जिसको मैं कॉल कर रही हूँ उसके पास टेलीफोन वाला फोन है जो एक होता है जिसका वायर साथ में होती है, तो प्लीज अवॉइड मेकिंग दैट काइंड ऑफ फोन कॉल। कॉर्डलेस फोन का आप यूज कर सकते हैं जिसमें वायर ना हो, कॉर्ड कोई ना हो। अवॉइड मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर से आप कॉन्टैक्ट बनाने मतलब अवॉइड मेकिंग कॉन्टैक्ट, मतलब बाथ को थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं जब तक थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो। बाथिंग अवॉइड कर सकते हैं, डिशेस को वॉश करना अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज टैप वाटर से ही आपको रनिंग वाटर मिलता है। सो अवॉइड मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर।
इलेक्ट्रिक अप्लायंस शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिक अप्लायंस जितने भी कंप्यूटर्स, टीवी, ये सब है, आप इसको अनप्लग कर दीजिए, क्योंकि इससे भी आपको थंडरस्टॉर्म का इम्पैक्ट मिल सकता है। ठीक है, आप लाइट का यूज कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है उसका आप यूज कर सकते हो, बट लाइक हैवी अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स और टीवीज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, इनसे प्लीज आप अवॉइड करिए कॉन्टैक्ट बनाना। सो इनसाइड द हाउस आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, आउटसाइड द हाउस आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, सो यहाँ होता है लाइटनिंग। अब एक आती है टर्म आपकी बुक में, दैट इज लाइटनिंग कंडक्टर्स, कि क्या होते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। सो लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस, lightning conductor is a device that is used to protect buildings from the effects of the lightning। ठीक है, ये आजकल तो अब पहले के टाइम में इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट कि कई लोग लाइटनिंग कंडक्टर्स नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बट नाउ जो घर बनते हैं वो लाइटनिंग कंडक्टर के साथ ही बनते हैं। सो इट्स अ डिवाइस दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स में लोग रह रहे होते हैं उनको बचाने के लिए लाइटनिंग के इफेक्ट से लोग लाइटनिंग कंडक्टर्स लगवाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप घर में हैं और आपके घर में लाइटनिंग कंडक्टर है, देन यू आर टोटली सेफ, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि घर में है और आप कैसे अपने आप को लाइटनिंग बचा सकते हैं, तो अगर आपकी बिल्डिंग में लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं, देन यू आर टोटली सेफ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फिनोमिना के ऊपर। हमने लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अर्थक्वेक, भूकंप। इसको हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अर्थक्वेक? इट इज अ sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time। sudden shaking और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अगर किसी ने कभी अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया है, रिसेंटली अभी होकर हटा था अराउंड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। ठीक है, सो क्या होता है कि अर्थक्वेक में क्या होता है, सारी चीजें हिलने लगती हैं। क्यों हिलने लगती हैं? बिकॉज हमारी जो अर्थ होती है ना, इट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये तो आपको पता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आपकी जो अर्थ की डिविजन्स हैं वो 3 में है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो क्रस्ट होता है वो बाहर वाला पार्ट है, ये जो आउटर लाइनिंग है वो क्रस्ट है। फिर इनर आप जाएंगे तो आपको मेंटल मिलेगा, एंड उसके इनर आपको जाएंगे तो आपको कोर मिलेगा। सबसे बाहर वाला जो एरिया होता है अर्थ का, दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट। उससे अंदर जाएंगे तो आपको मेंटल मिलेगा, उससे डीप जाएंगे तो आपको कोर मिलेगा। सो इनर मोस्ट पार्ट इज द कोर एंड द आउटर मोस्ट पार्ट इज द क्रस्ट। ठीक है, क्या होता है, क्रस्ट में ना कुछ प्लेट्स होती हैं। ठीक है, क्रस्ट में प्लेट्स डली हुई हैं। तो जब वो प्लेट्स ऐसे ऊपर नीचे होती हैं, जब वो ऐसे ऊपर नीचे होती हैं तो क्या होता है, ये अपना बैलेंस खो देती है और अर्थ जो होती है वो थोड़ी शेक करने लगती है। जब अर्थ थोड़ी शेक करने लगती है तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, हम उस चीज को बोलते हैं अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देती है। अगर ये ज्यादा समय तक रहे तो सारी अर्थ खत्म भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। आपने देखा होगा जापान, चाइना में आते रहते हैं अर्थक्वेक्स, तो वहां कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। सो सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ which lasts for a very short time is called as earthquake। Now the reason क्यों होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, caused by the deep disturbance inside the earth crust। क्यों होती है? क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाती है अर्थ की क्रस्ट में। क्रस्ट मतलब आउटर मोर हिस्सा, उसमें क्या होती है, बाउंड प्लेट्स होती है। मैंने आपको बताया प्लेट्स होती हैं, ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। जब वो प्लेट्स थोड़ी सी खिसकती है आपस में, जब वो थोड़ा सा अपना गैप दिखा देती है तो क्या होता है, क्रस्ट में डिस्टर्बेंस आती है। क्रस्ट में डिस्टर्बेंस आएगी, अर्थ थोड़ी शेक करेगी, अर्थ शेक करेगी तो आपको थोड़ी ट्रेम्बलिंग या शेकिंग आएगी, और दैट्स कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। Now we will discuss about the new term that we get in your textbook is the seismic zones। कि seismic zones क्या होते हैं? So the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are most likely to occur।
देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक होता क्यों है, अर्थक्वेक होता है प्लेट्स की थोड़ा डिस्टर्बेंस, जब क्रस्ट में कुछ प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें अर्थक्वेक, हमें शेकिंग और ट्रेम्बलिंग होती है, जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। बट जो प्लेट्स होती हैं उनकी बाउंड्रीज जो होती हैं, ठीक है, जो प्लेट्स हैं उनकी भी कुछ बाउंड्रीज होंगी, जो वो बाउंड्रीज होती हैं दैट आर कॉल्ड एज द सिस्मिक जोन्स और द वीक जोन्स और द फॉल्टी जोन्स, जिसमें अर्थक्वेक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द पॉइंट इज कि अर्थक्वेक होता क्यों है, बाउंड्री, ये प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से। इन प्लेट्स की भी कोई बाउंड्रीज होगी, जो ये बाउंड्रीज इन प्लेट्स की होती है वो सबसे वीक जोन मानी जाती है अर्थक्वेक के लिए, मतलब वहां अर्थक्वेक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो इंडिया के कौन से ऐसे सिस्मिक जोन्स या वीक जोन्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज कश्मीर, second is the western and the central Himalayas. First is the Kashmir, second is the western and the central Himalayas, third is the whole northeast, जैसे मेघालय, सिक्किम, असम, ये सब, तो होल सारा नॉर्थ ईस्ट आपका ये मणिपुर वगैरह, नागालैंड, ये सारा जो एरिया आता है ये सिस्मिक जोन में आता है। मतलब अगर कभी अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले इधर आने की संभावना या सबसे पहले इधर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर रन ऑफ कच्छ, गुजरात में अगर आना हुआ तो कच्छ में सबसे पहले आपको अर्थक्वेक फील होगा। सेकेंड, नेक्स्ट इज द राजस्थान में भी आपको फील हो सकता है अर्थक्वेक। मतलब ये सिस्मिक जोन्स हैं इंडिया के, कि अगर जब इंडिया में अर्थक्वेक आएगा तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन या सबसे ज्यादा ट्रेम्बलिंग या शेकिंग कहाँ सबसे ज्यादा फील होगी, कश्मीर में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज में, सारे नॉर्थ ईस्ट में, कच्छ में, राजस्थान में, एंड द इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स। सो आई होप आपको सिस्मिक जोन्स और वीक जोन्स का पता चल गया होगा। क्या होता है, जो प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं वहां पे अर्थक्वेक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये बहुत वीक एरिया होता है, तभी यहाँ अर्थक्वेक आसानी से आ सकता है। सो अर्थ इंडिया के कौन से ऐसे सिस्मिक जोन्स हैं, सिस्मिक जोन का मतलब होता है वीक जोन। सो जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे जल्दी आ सकता है, अर्थक्वेक के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सो इंडिया का कौन सा है, सबसे पहले कश्मीर, सेंट्रल एंड दी वेस्टर्न हिमालयस, इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स, राजस्थान, रन ऑफ द कच्छ एंड द होल नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नाउ अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें पता कैसे चलता है कि कहाँ पे कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया। देखिए, मैंने आपको बताया कि वीक जोन्स होते हैं इंडिया के, पर अर्थक्वेक आएगा तो इंडिया में आएगा ना, पूरे इंडिया में आएगा। जब इंडिया में अर्थक्वेक आएगा तो कहीं जगह डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगी, जहां वीक जोन्स होंगे वहां पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगी, जो थोड़े सिस्मिक जोन्स में नहीं आते वहां थोड़ी डिस्ट्रक्शन कम होगी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी इंटेंसिटी से सिस्मिक जोन्स में अर्थक्वेक आया और कितनी इंटेंसिटी में नॉन सिस्मिक जोन्स में अर्थक्वेक आया। सो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाई विच इज कॉल्ड एज द रिक्टर स्केल। क्या है, रिक्टर स्केल, RICHTER स्केल, रिक्टर स्केल। इससे हमें ये पता चल सकता है कि सिस्मिक जोन्स में कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आ रहा है और जो हमारे नॉन सिस्मिक जोन्स है उनमें किस इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आ रहा है, या इंडिया में किस इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आ रहा है, या कहीं पे भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया। जब रिक्टर स्केल की बात आती है तो रिक्टर स्केल इट इज अ डिवाइस जो कहीं पे भी अर्थक्वेक आएगा तो वो बता सकता है कि कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आ रहा है। जितने भी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हुए हैं उनका जो स्केल पे रीडिंग आई है वो 7 या मोर देन 7 जब रीडिंग आई है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा शो करी है। 7 या 7 से ऊपर जब रिक्टर स्केल पे रीडिंग आई है तो पता चला है कि डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुई है। सो रिक्टर स्केल इट इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन डिटेक्ट दैट कितनी विद इन हाउ मच इंटेंसिटी द अर्थक्वेक हैज अराइव्ड। ठीक है, नाउ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक।
अगर हम अर्थक्वेक को फेस कर रहे हैं तो हम क्या क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं। देखिए, इफ यू आर इनसाइड द होम, अगर आप घर पे हैं तो क्या आप ले सकते हैं प्रिकॉशंस। टेक शेल्टर अंडर द टेबल, ठीक है, आपके घर में कोई भी टेबल है आप उसके नीचे छुप जाइए, ठीक है। अवॉइड मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द टॉल एंड द हैवी ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि क्या होगा, टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स शेकिंग होगी तो वो आप पे गिर भी सकते हैं। सो टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स जो घर में है उनसे दूरी बना के रखिए। एक टेबल के नीचे आप अपने आप को छुपा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बस आप ये सारी चीजें अपने घर में कर सकते हैं। आप ओपन प्लेसेस में जा सकते हैं, पार्क्स वगैरह में जा सकते हैं, ठीक है, आप ये सब चीजें कर सकते हैं। इफ यू आर आउटडोर्स, अगर आप बाहर हैं तो आप कौन से मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। बी इन एन ओपन प्लेस और ए फील्ड, ऐसे आपको बिल्डिंग्स के आसपास नहीं खड़े होना है, एक ओपन प्लेस में चले जाना है। थंडरस्टॉर्म के केस में क्या था कि आपको ओपन प्लेस में नहीं जाना है, ठीक है, बट अर्थक्वेक के केस में क्या है, आप एक ओपन पार्क में जा सकते हैं या ओपन एक ग्राउंड में जा सकते हैं, सो ओपन फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कार और बस के थ्रू तो बी इन कार और बस ओनली, आपको कार और बस में ही रहना है, आपको कहीं और उतर के नहीं जाना है, ठीक है। आप अपनी कार और बस में ही बैठ जाइए, तो ऐसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 15, दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक you very much. Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter Stars and the Solar System from class 8 science textbook. Stars and the Solar System. तारे और जितने ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 8 to 9 प्लैनेट्स हैं। 9 नाउ प्लूटो इज नॉट कंसीडर्ड एज टू बी अ प्लैनेट, सो टोटल देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो क्या वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो कौन सा प्लैनेट ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, विच प्लैनेट इज द बिगेस्ट प्लैनेट। हम स्टार्स को स्टडी करेंगे कि और ये स्टार्स और सोलर सिस्टम की जो पढ़ाई होती है उसको क्या नाम दिया जाता है। मून के बारे में बेसिकली हम स्टडी करेंगे। सो बेसिकली द थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई, इस चैप्टर में हम वो सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द स्काई, जो आसमान में, जो ब्रह्मांड में चीजें प्रेजेंट हैं, उन सारी चीजों को आप बोल सकते हो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल सकते हो? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। कौन सी चीजें होती हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स? जो सारी चीजें आपके आसमान में प्रेजेंट हैं, स्काई में प्रेजेंट हैं, ब्रह्मांड में प्रेजेंट है, आप जो चाहें आप बोल सकते हैं। वो सारी चीजें जो इन सारी चीजों इस स्काई में प्रेजेंट है, आसमान में प्रेजेंट है या ब्रह्मांड में प्रेजेंट है, उनको आप क्या बोलोगे? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। आई स्टार्स प्रेजेंट होते हैं स्काई में। प्लैनेट्स ऑब्वियसली पता होगा आपको, मून आप रोज देखते हो, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्काई एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्काई आर कॉल्ड एज द celestial objects. The stars, planets and the moon are present in the sky and other elements also that are present in the sky are considered as to be the celestial objects. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं पता है जो कि आसमान में प्रेजेंट है तो आप उसको celestial ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एक्सेप्ट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड मून, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं और जिनका हमें साइंटिफिक नेम नहीं पता होता, तो आप उनको बोल सकते हो कि दिस इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये आसमान में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सो स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द मून आर कॉल्ड एज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन सबको ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, एक टर्म आपकी बुक में गिवन है दैट इज एस्ट्रोनॉमी। क्या गिवन है? एस्ट्रोनॉमी। तो पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या है। द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स
The study of the celestial objects and associated phenomena is called as astronomy. स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई जो होती है, उस पढ़ाई को आप क्या नाम दोगे? उस पढ़ाई को आप बोलोगे एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अगर कोई इंसान, अगर कोई बच्चा है, वो आफ्टर 12th वो सोचता है कि मैंने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, मैंने स्टार्स की पढ़ाई करनी है, मैंने सोलर सिस्टम की पढ़ाई करनी है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि दैट पर्सन इज स्टडिंग एस्ट्रोनॉमी। वो कौन सी पढ़ाई कर रहा है? वो एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आसमान में प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपके ब्रह्मांड में प्रेजेंट है, और उसकी पढ़ाई को आप क्या बोलोगे? अगर कोई स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कर रहा है, अगर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की कोई पढ़ाई कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो कौन सी पढ़ाई कर रहा है? एस्ट्रोनॉमी की। कौन सी पढ़ाई कर रहा है? एस्ट्रोनॉमी की। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में बेसिकली हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो हमें स्काई में अपीयर होता है दैट इज मून। कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमें स्काई में अपीयर होता है? मून। तो अभी हम मून को स्टडी करते हैं कि मून एक्चुअल में स्काई में है, क्या काम है, कैसे अपीयर होता है, कौन से दिन में कैसे कैसे अपीयर होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। मून आपने देखा होगा हर दिन डिफरेंट शेप में होता है। अगर आपने कभी ये चीज ऑब्जर्व नहीं करी है तो इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है। आपने क्या करना है? आपने एक पेपर लेना है, ठीक है, जिस दिन पूरा गोल चांद निकले, ठीक है, उस दिन से आपने ये एक्टिविटी शुरू करनी है। मान लीजिए आज पूरा गोल चांद निकला है, आज है 1 नवंबर, 1 नवंबर, आज पूरा गोल चांद निकला है, ठीक है। फिर आपने 2 नवंबर को ऑब्जर्व करना है, तो चांद आपको थोड़ा सा हल्का सा गोल नजर नहीं आएगा, नॉट इन द राउंड शेप, थोड़ा सा आपको ऐसे हल्का सा अलग शेप में नजर आएगा। फिर आपने 3 नवंबर को ऑब्जर्व करना है, फिर आपको थोड़ा छोटा होता हुआ नजर आएगा। फिर आपने 4 को ऑब्जर्व करना है। ऐसे ऐसे करके आपने इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे आपको ये पता चलेगा कि जो चांद की शेप्स हैं उसमें फर्क आ रहा है, उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड एट वन पॉइंट आपको एक दिन ऐसा नजर आएगा कि आपको आसमान में चांद नजर ही नहीं आएगा। एक दिन ऐसा भी महीने के अंदर आता है जिस दिन आपको आसमान में चांद नजर नहीं आता, और इसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या का दिन, ठीक है। साइंटिफिक टर्म में तो मैं आपको बताऊंगी एक ही, पर लेकिन हिंदी में जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको मैं बता दूं, इसको हम बोलते हैं अमावस्या का दिन, जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल दिवाली वाली जो रात होती है, अभी रिसेंटली दिवाली आने वाली है, अगर आप ध्यान से देखें दिवाली वाले दिन आसमान में चांद नहीं निकलता, ठीक है, तो वो अमावस्या की रात होती है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि एक दिन तो पूरा गोल चांद निकलता है और एक दिन बिल्कुल चांद नहीं निकलता। तो वही ऑब्जर्वेशन करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको एक पूरा महीना आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किस दिन चांद कौन सी शेप का निकला है। उसी ऑब्जर्वेशन से आपको ये पता चलेगा, जब आप ऑब्जर्व करोगे कि डिफरेंट दिन पे डिफरेंट शेप्स का चांद निकल रहा है, तो उससे आपको क्या पता चलेगा। आइए ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। द डे on which the whole disk of the moon is visible, the day on which the whole disk of the moon is visible, हिंदी में कहूँ जिस दिन पूरा गोल चांद निकला हो, उस दिन या उस रात को आप, उस चांद को आप क्या बोलोगे? इट्स अ फुल मून डे, फुल मून डे। जिस दिन पूरा राउंड चांद निकला हो उस दिन आप बोलोगे ये चांद फुल मून का, ये चांद इट इज अ फुल मून डे। आप उसे क्या बोलोगे? इट इज अ फुल मून डे। द डे ऑन विच, जिस दिन आपको पूरा गोल चांद नजर आए, पूरा गोल चांद नजर आए, उस दिन आप उसको बोलोगे द इट इज अ फुल मून डे, इट इज अ फुल मून डे, ठीक है। आफ्टर फुल मून द साइज एंड द शेप ऑफ द मून बिकम्स थिनर। After full moon, the size and the shape of the moon becomes thinner. आप ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ा थोड़ा, मैंने जैसे आपको बताया, मान लीजिए 1 नवंबर को फुल मून था, पूरा गोल चांद निकला, आप उसके बाद ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ा थोड़ा चांद आपको कम होता हुआ नजर आएगा। 4th को उससे भी कम होता हुआ नजर आएगा,
5th को आपको थोड़ा सा ऐसे नजर आएगा, ठीक है। 6th को आपको ऐसे थोड़ा ऐसे चांद नजर आएगा। एंड ये चलते चलते ऑन दी 15th डे 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड द 15th, जो 15 तारीख होगी फ्रॉम द फुल मून डे, फ्रॉम द फुल मून डे, जो 15 तारीख उसके जिस दिन मान लीजिए 1 नवंबर को फुल मून निकला, उससे आगे 15 दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे चांद निकला ही नहीं होगा, चांद आसमान में होगा ही नहीं। जिस दिन पूरा चांद निकला उससे 15 दिन के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे, जिस दिन फुल मून डे होगा उससे 15 दिन के बाद आप ऑब्जर्व करोगे। अगर आप रोज चांद की शेप बना रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जो 15th डे होगा फ्रॉम द फुल मून डे, उस दिन चांद नहीं निकला होगा। तो ऐसा दिन जिस दिन चांद ना निकले, उस दिन को आप क्या बोलोगे? उस दिन को बोलोगे आप न्यू मून डे। कौन सा डे बोलोगे? न्यू मून डे। The day on which there is no moon in the sky, you can call that day as a new moon day. पढ़ते हैं, मैंने क्या लिखा था? After full moon day, the size and the shape of the moon becomes thinner. पूरा चांद निकलने के बाद जो साइज होता है हर रात और जो शेप होती है मून की वो चेंज होती रहती है। एंड ऑन द 15th डे फ्रॉम द फुल मून डे, फुल मून डे से 15 दिन के बाद द मून इज नॉट विजिबल, द मून इज नॉट विजिबल, मून दिखता ही नहीं है। एंड दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे। इस डे को आप क्या बोलोगे? इस डे को आप बोलोगे इट इज अ न्यू मून डे। द डे ऑन विच यू डू नॉट सी एनी मून, द डे ऑन विच यू डू नॉट सी द मून इन द स्काई, दैट डे इज कॉल्ड एज द न्यू मून डे। एंड द डे ऑन विच यू सी द होल डिस्क ऑफ द मून इन द स्काई इज कॉल्ड एज द फुल मून डे। जिस दिन आप पूरा चांद, गोल चांद देख लो तो उस दिन याद रखना कि फुल मून, पूरा चांद निकला है तो फुल मून डे। जिस दिन कोई चांद नहीं निकला उस दिन द न्यू मून डे। ठीक है, तो इस फुल मून और न्यू मून के बीच में कितने दिनों का गैप होता है? 15 डेज का। कितने दिन का गैप होता है? 15 डेज का। ठीक है, आफ्टर द न्यू मून डे, ठीक है, अब न्यू मून 1 नवंबर को मैंने आपको बताया फुल चांद निकला था, 15 नवंबर को कोई भी चांद नहीं निकला। अब आगे भी तो दिन पड़े हैं ना, पूरा महीना हमने करना है काउंट। ठीक है, तो आप देखोगे 16, 17 एंड अप टू 30 नवंबर का महीना 30 का होता है। एंड अप टू 30 व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि 16 को जो चांद निकलेगा वो थोड़ा सा, जैसे 15 को तो निकला ही नहीं बिकॉज इट्स अ न्यू मून डे, उस दिन कोई चांद नहीं निकला। 16 को आपको चांद नजर आएगा बट बहुत ही थिनर शेप में नजर आएगा। ठीक है, बहुत ही थिन शेप में आपको एक चांद नजर आएगा, हल्का सा चांद। फिर ये बढ़ते बढ़ते फिर ये अपना साइज बढ़ाएगा, फिर ये अपना शेप बढ़ाएगा, हल्का हल्का बड़ा होना शुरू होगा। एंड ऑन 30th ऑफ नवंबर व्हाट यू विल ऑब्जर्व? द फुल मून डे। व्हाट यू विल ऑब्जर्व? द फुल मून डे। फिर से फुल मून डे आ जाएगा। ठीक है, फिर से कौन सा दिन आ जाएगा? फुल मून डे। ठीक है, तो क्या होता है जब फुल मून डे है, चांद कम 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 होता होता न्यू मून डे पे, जब दिन बिल्कुल विजिबल नहीं होता, फिर से चांद बढ़ता 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 फुल मून डे पे चला जाता है। सो ये सारी मून की जो शेप्स हैं, साइज है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। और किस दिन को? जिस दिन पूरा चांद निकला हो फुल मून डे, जिस दिन कोई चांद ना निकला हो न्यू मून डे। और आफ्टर न्यू मून अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपीयर्स इन द स्काई। आफ्टर न्यू मून अ स्मॉल पोर्शन अगले दिन आपको नजर आता है। तो ये वाला जो मून होता है जो आफ्टर न्यू मून के बाद निकलता है, इसको आप क्या बोलोगे? क्रिसेंट मून। कौन सा मून बोलोगे? क्रिसेंट मून। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, जिस दिन पूरा चांद निकला हो, जिस दिन हिंदी में बोलो पूर्णमासी हो, उस दिन आप क्या बोलते हो? इट इज अ फुल मून डे। जिस दिन कोई चांद ना निकला हो उस दिन आप बोलोगे इट्स अ न्यू मून डे। एंड आफ्टर द न्यू मून डे, जिस दिन कोई चांद ना निकला हो, उससे आगे वाले जो चांद होते हैं, जो बहुत ही हल्का सा चांद निकलेगा, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? इट्स अ क्रिसेंट मून। कौन सा मून बोलोगे? इट्स अ क्रिसेंट
क्रिसेंट मून, CRESCENT, क्रिसेंट मून। सो ये आपके सारे मून ऐसे ऐसे साइजेस एंड शेप्स में आपको नजर आता है विद इन 1 मंथ। सो फुल मून से लेके दोबारा से जब फुल मून आता है तो इट्स अ 29 डेज का ड्यूरेशन होता है। एक फुल मून से लेके दूसरे फुल मून तक, 1 नवंबर को फुल मून निकला, फिर मैंने आपको बताया 30 नवंबर को फुल मून निकला, तो कितने दिन हो गए? 29 डेज। और इसके मिड में 15 नवंबर को कोई भी चांद नहीं निकला था, तो इट्स अ न्यू मून डे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे फुल मून और न्यू मून में कितना ड्यूरेशन रहता है, तो यू विल से 15 डेज। अगर आपसे कोई पूछे फुल मून पहला निकला था और दूसरे फुल मून में कितना डिफरेंस होता है डेज का, तो आप बोलोगे इट्स 29 डेज। अप्रॉक्स वर्ड जरूर यूज कर लेना, बिकॉज मंथ आपको पता है 30 और 31 के वेरी करते रहते हैं, तो आप अप्रॉक्स वर्ड जरूर यूज करिएगा। इट्स 29 डेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी जब हमने ये एक्टिविटी करी कि डिफरेंट डेज पे कैसे कैसे चांद निकलता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें कि एक दिन चांद पूरा निकल रहा है, एक दिन चांद बिल्कुल नहीं निकल रहा है, तो और फिर उसके 30 दिनों बाद चांद पूरा निकल गया, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को बोला जाता है फेजेस ऑफ द मून। क्या बोला जाता है? फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून, ये सारी जो चीजें हुई हैं, फेजेस ऑफ मून, याद रखेंगे। ये जो जितने भी मून ने अपने फेजेस दिखाए आपको, फुल मून, नो मून और फिर से फुल मून, ये जितनी सारी चीजें, इस सारी चीज को आप क्या बोलोगे? इट्स कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस का मून आपको दिखता है हर एक रात पे, तो इस चीज को आप क्या बोलोगे? फेजेस ऑफ द मून।